Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Alchemist Chemistry and this is पूनम खर्ब। तो हमने शुरू की थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 की यूनिट 3। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइसिस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। तो जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, अगर इलेक्ट्रो की हम बात करें तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल एनर्जी। तो आज का मेन फोकस अपना रहेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस पे, और उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल को। तो ऐसा एपरेटस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो देखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, अगर डेफिनेशन हम दें, इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज ए डिवाइस टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। It is a device to convert electrical energy to chemical energy. Electrical energy to chemical energy. तो क्या होता है, जैसे ही हम किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं, जैसे ये है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, डिकम्पोज हो जाएगा वो और आयंस में टूट जाएगा, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस में टूट जाएगा, और उसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगी। रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो उसमें कुछ केमिकल चेंज आएगा, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन होता है, और डिकम्पोजिशन कब होगा, जब हम उसको लाइट देंगे तब उसका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। तो अगर इलेक्ट्रोलाइसिस को हम डिफाइन करें तो इलेक्ट्रोलाइसिस इज ए प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन और किसका डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइट का, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। और ये डिकम्पोजिशन होगा तब होगा जब हम उसके थ्रू लाइट पास करेंगे, बाय द पैसेज ऑफ लाइट, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर लाइट, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन या फिर मोल्टन स्टेट। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर हम कहना चाहें कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसा एपरेटस है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई जाती है, तो ये भी इसकी क्या होगी, एक डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। इलेक्ट्रोलिटिक सेल apparatus used to bring out the electrolysis। और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है उसके जो एपरेटस होता है वो कुछ ऐसा होता है, हम एक क्या लेते हैं, ग्लास वेसल लेते हैं। इस तरह से हमारे पास एक ग्लास वेसल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, इसमें होता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, जैसे ZnSO4 हो सकता है या फिर CuSO4, कुछ भी हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। और इसके अंदर जो है दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक का नाम होता है एनोड और दूसरे का नाम होता है कैथोड। तो इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसको हम कनेक्ट करते हैं बैटरी से।
जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसको हम बोलेंगे एनोड। एनोड, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो किसी भी मैटर के हो सकते हैं, मतलब किसी भी मटेरियल का उसको हम ले सकते हैं। वो जिंक के भी हो सकते हैं, कॉपर के भी और ग्रेफाइट के भी। मेनली हम ग्रेफाइट या फिर प्लेटिनम लेते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल। प्लेटिनम और ग्रेफाइट दोनों ही होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, तो बेसिकली हम ग्रेफाइट या फिर प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स का ही यूज करते हैं। अब देखिए ये कैसे वर्क करती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सबसे पहले हमने लिया एक ग्लास वेसल और उसके अंदर हमने क्या डाला, इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक्वस सॉल्यूशन या फिर मोल्टन स्टेट में हम लेते हैं, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कुछ भी हो सकता है, जिंक सल्फेट या फिर कॉपर सल्फेट या कोई दूसरा, ठीक है। उसके बाद हमने दो मेटल के रोड लिए जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, और उनको हमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया। जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसको हम बोलेंगे कैथोड, और जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसको हम बोलते हैं एनोड, ठीक है। और जब भी हम कोई मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट या फिर एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो वो क्या करेगा, जब भी हम उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो वो उसके आयंस में टूट जाएगा, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। जैसे जिंक सल्फेट अगर है तो वो किस में आ जाएगी, जिंक 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। दो तरह के आयंस में वो इलेक्ट्रोलाइट टूट जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगी उसकी। और जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो जो पॉजिटिव आयंस है वो कैथोड के पास चले जाएंगे और नेगेटिव आयंस जाएंगे एनोड के पास। पॉजिटिव आयंस जाएंगे कैथोड के पास, इस तरह से इसको हम डिनोट कर सकते हैं, और नेगेटिव जाएंगे एनोड के पास, ठीक है। और जो पॉजिटिव आयंस है उनको हम क्या बोलते हैं, कैटायंस। तो हम बेसिकली बोल सकते हैं कि कैथोड के पास आएंगे कैटायंस और एनोड के पास आएंगे एनायंस, ठीक है। और वहाँ जाके अपने चार्ज को वो क्या कर लेंगे, स्टेबल बना लेंगे। कैटायन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लेने की, और जबकि एनायन की टेंडेंसी होती है अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रोड पे जाएंगे तो अपने आप को वो न्यूट्रल बना लेंगे, और जो कैथोड है उस पर क्या होगा, जैसे ही जिंक 2 पॉजिटिव वहाँ पे गया, उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से ले लिए और वो वहाँ पे शो करेगा रिडक्शन, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। तो कैथोड पे होगा रिडक्शन, रिडक्शन एट कैथोड। इसका ठीक उल्टा जब SO4 2 नेगेटिव एनोड के पास जाएगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा और क्या दिखाएगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एट एनोड, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे वो स्पीसीज अपने आप को न्यूट्रल बनाएंगे तो उसमें क्या आएगा, एक प्राइमरी चेंज आएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर से अगर रिपीट करें तो प्लस आयंस मतलब कैटायंस कहाँ जाएंगे, कैथोड के पास, C फॉर कैटायन, C फॉर कैथोड। उसी तरह एनायंस जाएंगे एनोड के पास और वो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगा और रिडक्शन कहाँ होगा, कैथोड के ऊपर होगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगी, एक परत जम जाएगी, तो इसका मास जो है वो इंक्रीज हो जाएगा कैथोड का, और जबकि जो एनोड है वो पतला पड़ जाएगा और उसका वेट जो है वो कम हो जाएगा, इस तरह से वो पतला हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है इलेक्ट्रोलाइसिस को अगर हम डिफाइन करें तो वो कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है, उसका हम डिकम्पोजिशन करते हैं बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है वो इतना भी इजी नहीं होता। अगर हम जैसे जिंक सल्फेट ले लेते हैं या फिर हम ले लें NaCl, मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl, तो NaCl किस में डिसोसिएट होगा, जब इसको हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, दो तरह के आयंस बनाएगा। तो जो पॉजिटिव आयंस है वो जाएंगे कैटायन जिसको हम बोलते हैं वो कैथोड के पास जाएंगे, और नेगेटिव आयंस जिसको एनायंस बोलते हैं वो एनोड के पास जाएंगे। ये तो सिंपल है। लेकिन अगर दूसरा एग्जांपल हमारे पास आ जाए एसिडिफाइड वाटर का, एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर का मतलब क्या है कि हमने H2O के अंदर हमने डाइल्यूट H2SO4 भी डाला है, H2SO4। तो H2O तो सिंपली टूट जाएगा वाटर, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। लेकिन जो H2SO4 है वो किस में टूटेगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में। अब देखिए इसमें अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमारे पास जो
कैटायंस हैं, पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस है, वो तो क्या है, सेम है, H पॉजिटिव। लेकिन अगर एनायन की हम बात करें, वो दोनों ही डिफरेंट है, OH नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो हमें ये पता होना चाहिए कि पहले किसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। उसका पता करने के लिए कि किसका इलेक्ट्रोलाइसिस पहले होगा, डिस्चार्ज किस पे डिपेंड करता है, तो दो फैक्टर होते हैं जिस पे जो डिस्चार्ज है वो डिपेंड करता है कि किसका डिस्चार्ज सबसे पहले होगा। तो डिस्चार्ज जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है डिस्चार्ज पोटेंशियल। डिस्चार्ज पोटेंशियल, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लोअर होगा, मतलब कम होगा, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस पहले होगा। ठीक है, लोअर द डिस्चार्ज पोटेंशियल ग्रेटर द इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, सेकंड जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है कि हमने मटेरियल कैसा लिया है इलेक्ट्रोड का, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। देखिए, डिस्चार्ज पोटेंशियल के लिए हमारे पास सीरीज होती है। डिस्चार्ज पोटेंशियल के लिए अगर हम सीरीज की बात करें, एनोड पे जिस पे हम नेगेटिव आयंस को भेजते हैं, जिनको हम एनायंस बोलते हैं, तो जिसका भी डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे कम होगा, सबसे पहले उसी का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। देखिए, ये सीरीज है, इंक्रीजिंग ऑर्डर जिसमें हमने दे रखा है। तो सबसे ज़्यादा जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है वो SO4 2 नेगेटिव का होता है, उसके बाद NO3 नेगेटिव, उससे कम क्लोरीन नेगेटिव, उसके बाद ब्रोमीन आयन, उसके बाद आयोडीन, और सबसे कम होता है OH नेगेटिव का। तो इसमें हमें पता होना चाहिए सबसे लोअर किसका है, OH नेगेटिव का सबसे लोअर है। तो सबसे पहले डिस्चार्ज पोटेंशियल, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस भी OH नेगेटिव होगा। अगर हमारे पास एग्जांपल है SO4 2 नेगेटिव और OH नेगेटिव, और हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे OH नेगेटिव का। तो जो ये सीरीज है इसीलिए हमें याद करनी होती है ताकि हम इजिली इलेक्ट्रोलाइसिस करवा सकें। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एनोड के लिए। इसी तरह से कैथोड के लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर होता है। देखिए, कैथोड का भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल पोटेशियम का होता है, उसके बाद कैल्शियम, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, उसके बाद टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और सिल्वर। तो सबसे बेसिकली जो क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं हाइड्रोजन और कॉपर के ऊपर। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस में कॉपर और हाइड्रोजन दोनों हैं तो सबसे पहला कॉपर का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, क्योंकि इसका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो सबसे कम है। ठीक है, तो इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। सबसे ज़्यादा जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है वो होता है पोटेशियम का, और सबसे कम होता है सिल्वर का। तो जितना कम डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा उतना ही वो सबसे जल्दी डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो अगर हम सम अप करें इलेक्ट्रोलिटिक सेल को, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और जो इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है कि ऐसी रिएक्शन जो सिर्फ करवाने पे की जाती है। ठीक है, जब तक हम उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे तो वो रिएक्शन नहीं होगी, और जब भी हम उसको इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे तो रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, डेल्टा G ग्रेटर देन 0। अब बात आती है कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। गिब्स फ्री एनर्जी होती है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, एक ऐसी एनर्जी जो उसमें स्टोर की जाती है, उसको हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि जो ये हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं वो दोनों ही सेम मटेरियल के ले सकते हैं या फिर अलग मटेरियल के ले सकते हैं। ऐसी कोई भी रूल नहीं है कि दोनों ही अलग के हों, दोनों ही हम जिंक के ले सकते हैं या फिर दोनों ही हम कॉपर के भी ले सकते हैं। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एक ही बीकर में लिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे तो हमें दिखाई देगा कि 2 बीकर्स लेंगे और दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस अलग अलग होंगे, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही तरह का हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोड होता है वो अलग भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है
कि वो इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव पोल से कनेक्टेड है उसको हम बोलते हैं एनोड, और ऐसा इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है बैटरी के उसको हम बोलते हैं कैथोड। ठीक है, रिडक्शन हमेशा होगा कैथोड पे और ऑक्सीडेशन हमेशा होगा एनोड पे, और इसमें हमें किसी साल्ट ब्रिज की भी जरूरत नहीं पड़ती। गैल्वेनिक सेल में पढ़ेंगे हम सोल्ट ब्रिज क्या होता है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हम स्ट्रॉन्ग भी ले सकते हैं और वीक भी ले सकते हैं। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सॉल्यूशन क्रिएट करता है या प्रोड्यूस करता है जब भी हम उस सब्सटेंस को किसी पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व करते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, इट इज ए सब्सटेंस that produces an electrically conducting solution when dissolved in, जब उसको हम डिसोल्व करते हैं किसी भी पोलर सॉल्वेंट के अंदर। पोलर सॉल्वेंट का अगर हम एग्जांपल दें तो जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल माना जाता है वाटर। जो H2 है वो क्या है, पोलर सॉल्वेंट है जिसमें पोल्स बनते हैं। ठीक है, तो ऐसा सब्सटेंस जिसको हम पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व करते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सॉल्यूशन हमें बना के देता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, और जब ये डिसोल्व हो जाता है किसी भी पोलर सॉल्वेंट के अंदर तो वो दो तरह के आयंस में टूटता है, कैटायंस और एनायंस में। ठीक है, और एनायंस में एग्जाम्पल अगर हम दें तो NaCl, ZnSO4, CuSO4, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो हमेशा एक्वस सॉल्यूशन या फिर मोल्टन स्टेट में हमें लेना होता है। अब बात आती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिसको अगर हम डिसोल्व करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएं उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स completely to large extent on dissolving। क्लियर है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर एग्जाम्पल लें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अगर एग्जाम्पल लें तो स्ट्रॉन्ग एसिड में हम ले सकते हैं HBr, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और HNO3, नाइट्रिक एसिड HBrO3, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। इसी का अपोजिट अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग बेस का तो स्ट्रॉन्ग बेस में हम ले सकते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। या फिर हम लें सोडियम हाइड्राइड NaH। सोल्ट्स में अगर हम सोल्ट लें तो NaCl, KNO3, ये सब क्या है, सोल्ट्स हैं, ये दोनों सोल्ट हैं। तो ये होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब बात आती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। ठीक है, डजंट डिसोसिएट कंप्लीटली, उसको हम क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल अगर हम दें तो वीक एसिड और वीक बेस हैं वो जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे H2CO3 जिसको हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, या फिर अमोनिया अगर हम लें वो भी क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ये भी क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और CH3COOH कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं जो एसिटिक एसिड, ये भी क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्लियर है, तो ये डिफरेंस होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल आज हमने पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हमने पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा, डिस्चार्ज पोटेंशियल हमने देखा और वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंस देखा।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। एक एग्जांपल आज हम कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस देखें NaCl का, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, तो जैसे ही हम NaCl को डिसोल्व करेंगे तो ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा, NaCl जो है डिसोसिएट हो जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में। अब हमें क्या करना है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस देखना है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कैटायन जो है वो कैथोड के पास जाएगा और एनायन जाएगा एनोड के पास। तो कैटायन कौन सा है, Na पॉजिटिव, ये है कैटायन, और Cl नेगेटिव क्या है, एनायन। तो एनायन को जाना है एनोड के पास और क्या दिखाएगा, ऑक्सीडेशन, और कैटायन जाएगा कैथोड के पास और दिखाएगा रिडक्शन। तो देखिए अगर हम कैथोड की बात करें, एट कैथोड पे आएगा Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव जो है कैटायन है और इसकी टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और अपने आप को क्या बना लेगा, न्यूट्रल स्पीसी बना लेगा Na, और क्या शो कर रहा है ये, रिडक्शन, ठीक है। इसके अपोजिट अगर हम बात करें एनोड की, तो एट एनोड कौन आएगा, एनोड पे आएगा Cl नेगेटिव, और इसकी टेंडेंसी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। या तो इसको हम समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और बुक्स में इस तरह होता है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। लेकिन जो क्लोरीन होती है वो कैसी होती है, डायटोमिक गैस होती है। तो क्लोरीन क्या करेगी, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर क्लोरीन गैस बना लेगी। अगर हमें यहाँ पे Cl2 चाहिए तो यहाँ पे भी क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 2 ही क्लोरीन आयन के हमें चाहिए, ठीक है। तो अर्हेनियस ने कंसेप्ट दिया था कि जितने भी एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स हम रिलीज करेंगे उतने ही कैथोड पे हम इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। तो इसकी मल्टीप्लाई हम करवाएंगे 2 से और ये क्या बनाएगा, 2Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और बना लेगा 2Na, ठीक है। और जो एनोड पे है, एनोड पे क्या हो रहा है, क्लोरीन गैस इवोल्व हो रही है। अगर ओवरऑल रिएक्शन की हम बात करें, ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, 2Na प्लस, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हम ले रहे हैं और इधर से दे रहे हैं तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स। तो 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, और बनाएंगे 2Na प्लस Cl2 गैस जो कि इवोल्व हो रही है। तो इस तरह से होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ये हमने देखा NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस, और जो इलेक्ट्रोलाइसिस हम करवाते हैं NaCl का वो हमेशा हम मोल्टन स्टेट में करवाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोलाइसिस पे ही वीडियो बनाएंगे, उसमें हम पढ़ेंगे मोल्टन लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलाइसिस और एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, कॉपर का इलेक्ट्रोलाइसिस। इसी तरह से हम 3-4 एग्जाम्पल और करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस का। तब तक के लिए अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो प्लीज़ साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए, उसी से आपकी केमिस्ट्री जो है और अच्छी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड कीप सपोर्टिंग।